स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। आने वाले समय के अंदर बिहार के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। तो इलेक्शन प्रोसेस जब भी कंडक्ट होता है तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको एक लिस्ट के अंदर मेंशन किया जाता है, जिसको कि हम इलेक्टोरल रोल्स के नाम से जाना करते हैं। इलेक्टोरल रोल्स के पर्सपेक्टिव से एक इंटेंसिव ड्राइव है उसको कैरी आउट किया गया है बिहार के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कि 2003 के समय जब वहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था वोटर्स के द्वारा। जिन पर्सनस ने 2003 के समय एलिजिबिलिटी को इस्टेब्लिश नहीं किया वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रेजेंट कीजिए लोकल ऑफिशियल्स के साथ में, और अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश कीजिए। तो आप देखिए कि समय समय पे इलेक्टोरल रोल है उसका ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग में उसको वेरीफाई करना, जो वोटर्स का वहाँ पे डेथ हुआ है उनके नेम को डिलीट करना, ये जो प्रोसेस है वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिक रूटीन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में है, कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो भी बताए गए हैं कि आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रेजेंट करना होगा। स्टूडेंट जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके द्वारा इसके अगेंस्ट में अपना जो कंसर्न्स हैं उसको रेज किया गया है। एक तो आप देखिए कि बिहार से काफ़ी सारे हमारे जो पर्सन हैं वो माइग्रेट करते हैं अदर पार्ट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब वो जो पर्सन जो माइग्रेशन के रिगार्डिंग में गए हैं तो उन पर्सनस अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको किस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, क्या उनको वापस से आना होगा या जो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार के अंदर में एक आपको जो फ्लड का सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि बिहार के अंदर एक रिवर फ्लो करती है, रिवर का नाम है कोसी रिवर। और मानसून के समय हर एक ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा कोसी रिवर के द्वारा जहाँ से वो फ्लो करती है अपना कोर्स है उसको शिफ्ट होता है उसके द्वारा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स किसी पर्सन का जो प्लेस है उस एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, उसका जो घर है, उनके जो खेत हैं, अगर रिवर के द्वारा अपना जो कोर्स है उसको चेंज किया गया तो उस समय में आप देखिए कि वो कंप्लीट एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, उसी के पार्ट के अंदर में इंक्लूड है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में भी कंसर्न है हमारे रूरल एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से। जब से एमजी नरेगा के रिगार्डिंग में भी इस प्रोसेस को हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि कोई पर्सन है उसके पास में 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर में जो नेम का जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट हुआ करता है। कहीं पे कुछ आप देखिए कि कोई ना कोई स्पेलिंग का जो एरर है वो मेंशन मिलेगा, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं इलेक्टोरल रोल का जो ऑथेंटिसिटी है अपना जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग में जो ड्राइव यहाँ पे कैरी आउट होने वाला है बिहार में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि बिहार के अंदर ही एक मोबाइल वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जिस्टेंस में लाया गया है। वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होने वाले हैं। कुछ 6 लोकल बॉडीज़ हैं जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ भी हैं। तो ट्रायल बेसिस के ऊपर में, पायलट बेसिस के ऊपर वो वोटिंग प्रोसेस है जिसको कि वहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा उन्हें लोकल बॉडीज़ के अंदर में। ये स्टूडेंट्स लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हुआ करता है। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेटअप हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और जो अदर एरियाज़ के बारे में डिस्कस करें तो लोकल ऑफिशियल जिनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे एलिजिबल वोटर को, तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में आपको लोकल लेवल के ऊपर में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, स्पेशली जो आपका बूथ लेवल के ऊपर भी एक ऑफिसर होता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर में जो पर्सन वहाँ पे पोस्टेड है उसको बीएलओ के रूप से डेजिग्नेट कर दिया जाता है। और अगर जब भी आपको अपना नेम ऐड करना है उसको उस बूथ के ऊपर में आपका नेम ऐड करना है तो उस बीएलओ का ही जो आप देखिए कि परमिशन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको अपना नेम वहाँ से आप देखिए कि रिमूव करते हुए किसी अदर स्टेट के अंदर में या किसी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐड करवाना है तो वहाँ पे भी बीएलओ के द्वारा ही एनओसी है उसको या सर्टिफिकेट है उसको रिलीज किया जाता है कि यहाँ से इनका नेम डिलीट हुआ है। तो एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर बूथ लेवल ऑफिसर हुआ करते हैं, हर एक बूथ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का कोई स्टाफ है वो नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स उनका खुद का कोई स्टाफ नहीं है,
गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हीं को आप देखिए कि ये अपने अंडर में लिया करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नर से रिक्वेस्ट किया जाता है इनके द्वारा। तो यहाँ पे एक और कंसर्न है, काफ़ी बार टीचर्स को आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में इंगेज कर दिया जाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ वे के अंदर में कैरी आउट करना। क्या वो ये जो प्रोसेस है वो उनका एजुकेशन का जो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उनको जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे एजुकेशन को डिलीवरी करना है, एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, तो क्या ये उसको इम्पैक्ट नहीं करता है? ये स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक तो इलेक्शन है वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। कभी आप देखिए कि जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट होंगे, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तो एवरी 1 ईयर के बेसिस पे कोई ना कोई इलेक्शन हुआ करता है, तो उस समय में उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो होता है वो इलेक्शंस कंडक्ट की रिगार्डिंग में, वो एजुकेशन का जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेमिटेंस के बारे में है, यूएस के वहाँ पे एक बिल लाया गया था। आप देखिए कि वन ब्यूटीफुल बिल, वन बिग ब्यूटीफुल, उस एक्ट का जो नाम है वो रखा गया है। रेमिटेंस जब हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है वो प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू में है। पहले जो रेमिटेंस के ऊपर में कुछ चार्ज लगता था यूएस के अंदर में, वो 3.5% था। उससे पहले 5% था, फिर 3.5 किया गया। अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है कि 1% जो चार्ज है वो उनको पे करना होगा जब भी वो रेमिटेंस के थ्रू पैसा इंडिया के लिए सेंड करते हैं। पैसा उनके द्वारा सेंड किया जाता है कैश के अंदर में, उनके द्वारा सेंड किया जाता है मनी ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से, या आप देखिए कि कैशियर जो चेक का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू। अगर यहाँ पे यूएस का जो बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू आप देखिए कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू उनके द्वारा अगर मनी का ट्रांसफ़र होता है तो उनको एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया है। तो ये 1% का जो चार्ज है उसके बारे में मेंशन है, जो कि यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, डाइल्यूट किया गया है जो टैक्सेशन है रेमिटेंस प्रोसेस के ऊपर में। अब ये यूएस के रिगार्डिंग में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट के पर्सपेक्टिव से। क्या यूएस हमारे यहाँ पे रेमिटेंस से आने वाला जो पैसा है उसके अंदर में क्या उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, अच्छा परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है? तो आप देखिए कि रेमिटेंस तो आपको पता होगा कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन वहाँ पे वर्क करते हैं और वर्क के बाद में जो अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो मनी उनके द्वारा सेंड किया जाता है। हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पे जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट के, वहाँ से जो मोर रेमिटेंस वो आया करता था। पर प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में ऑब्जर्व किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये नए एरियाज़ हैं वो इमर्ज हुए हैं जिन्होंने गल्फ़ कंट्रीज से भी ज़्यादा जो रेमिटेंस के अंदर जो पैसा है उसको सेंड किया है। कितना मनी रिसीव होता है आप देखिए कि 118 आरबीआई का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि 118 के आसपास जो बिलियन मनी है वो बिलियन डॉलर मनी है वो इंडिया रिसीव करता है यहाँ पे रेमिटेंस के अंदर में। रेमिटेंस का बेनिफिट क्या है? एक तो हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर में रोल प्ले करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि इम्पोर्टेंट है, डेप्थ के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हुआ करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो अकाउंट हैं, यहाँ पे डेप्थ मैनेजमेंट के जो अकाउंट्स हैं, उसके अंदर भी आप देखिए कि यहाँ पे रेमिटेंस से आया हुआ जो पैसा है वो हेल्प प्रोवाइड करता है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में मेंशन मिलता है कि 3.5% के आसपास, 3 से लेकर 3.5% के आसपास जीडीपी के अंदर में रेमिटेंस से आने वाला जो पैसा है उसका कंट्रीब्यूशन होता है। कौन से हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं जहां से मोर मनी है वो रेमिटेंस के अंदर में हम रिसीव करते हैं? तो महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है। केरल तो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वहाँ के जाया करते हैं। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो आपको हर एक एरिया में मिलेंगे। गुजरात के जो पर्सन्स वहाँ पे भी रेमिटेंस से मनी आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार भी है, और अब देखिए कि राजस्थान भी है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो लार्जर नंबर्स के अंदर में बाहर जाया करते हैं, वहाँ पे अपना लाइवलीहुड के थ्रू वर्क को कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली रेमिटेंस के बारे में था। जो स्टेट्स हैं वो हमने देखा, टोटल मनी जो रिसीव होता है, जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं 23-24 का आरबीआई का, वो बताता है कि $100 मिलियन, 100 पॉइंट कुछ मनी है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली नंबर्स ज़रूरी नहीं है आपको पता होना चाहिए, एक आप अपना जो अंदाज़ा है उसको भी आप ऐड कर सकते हो कि मोर देन 100 बिलियन के आसपास पैसा रिसीव करता है इंडिया। क्या स्टूडेंट्स रेमिटेंस का जो पैसा है उसको हम
आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता है उसके अंदर में भी इंक्लूड किया करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आरबीआई का जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर में कौन कौन सा एंटिटी है जिनको काउंट किया जाता है। एक तो आप देखिए कि गोल्ड, गोल्ड के अलावा आपको यहाँ पे जो आईएमएफ का एसडीआर हुआ करते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हुआ करते हैं। कभी कभी बोल दिया जाता है कि आईएमएफ का करेंसी बेसिकली नहीं है, वहाँ पे एक जो वोटिंग राइट का एक प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से एसडीआर का वहाँ पे प्रपोजल है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व से आने वाला रेमिटेंस के थ्रू आने वाला जो पैसा है उसको भी इंक्लूड किया जाता है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर में। ये फॉरेक्स रिजर्व के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि टर्मरिक जो हल्दी है उसके बारे में है। हल्दी का जो बोर्ड है, जो टर्मरिक बोर्ड है, वो प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस बोर्ड को इनोग्रेट है वो किया जाएगा, निजामाबाद का एरिया है जो कि तेलंगाना के अंदर में सिचुएटेड है, उस एरिया के वहाँ पे। अब ये आपको जो नाम है वो ज़रूर से याद रख लेना। यूपीएससी ने 2022 के पेपर के अंदर में कॉफ़ी एंड टी बोर्ड की रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा था। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ बोर्ड हैं हमारे यहाँ पे, कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबर बोर्ड कहाँ पे है, केरल का जो कोटायम नाम का एरिया है वहाँ पे रबर बोर्ड सिचुएटेड है। तो तेलंगाना का जो निजामाबाद का एरिया है वहाँ पे टर्मरिक बोर्ड है उसको सेटअप किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्मरिक के बारे में पता होना चाहिए, हल्दी के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि 100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया कैरी आउट करे, 1 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो हमको करना है 2030 तक। नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। 70% जो ग्लोबल यहाँ पे जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है वो इंडिया से ही हुआ करता है टर्मरिक का। आप तो देखिए कि टर्मरिक को हमारे जो स्पाइसेज हैं, स्पाइसेज के अलावा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसके अंदर भी इसका यूज हुआ करता है, जड़ी बूटी के रूप से भी इसका यूज किया करते हैं। टर्मरिक अभी रिसेंटली हमने मुन्नार हिल्स के बारे में रीड किया था, केरल का जो मुन्नार हिल्स है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका काफ़ी बार अटैक हुआ करता है। तो ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के नियर बाई एरिया के अंदर में टर्मरिक का जो प्लांटेशन किया गया जिससे कि जो वाइल्ड एनिमल्स का जो अटैक है वो कम देखने के लिए मिला है ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर में। तो एक पायलट बेसिस के ऊपर में उसका वहाँ पे टेस्टिंग हुआ था जिसको कि अब मुन्नार हिल्स के एरिया के अंदर में लोग हैं उसको कैरी आउट करते हैं। क्या हमारे यहाँ पे कोई फेमस एरिया है जहाँ पे मोर टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है? स्टेट वाइज आप देखिए कि महाराष्ट्र एक डोमिनेटिंग स्टेट है, सांगली का एरिया है, कोल्हापुर का जो नियर बाई एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी सारा जो टर्मरिक का प्रोडक्शन हुआ करता है। महाराष्ट्र के अलावा स्टूडेंट्स उड़ीसा का एरिया है, उड़ीसा के अंदर में आप देखिए कि कांदामल का जो एरिया है, कांदामल हल्दी है वो जाना भी करते हैं जीआई टैग के पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु के अंदर में इरोड का एरिया है, इरोड के अंदर में काफ़ी जो टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका है, तेलंगाना है, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मोर प्रोडक्शन है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन ओशियन रीजन के बारे में है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में चाइनीज़ का जो प्रेजेंस है जिसको कि एक पैनल रिपोर्ट के द्वारा कंसर्न्स वो रेज किए गए हैं कि चाइना ने अपना इंडियन ओशियन रीजन जो कि इंडियन डोमिनेटेड होना चाहिए, इंडिया को आप देखिए कि नेचुरली वे के अंदर में इसका डोमिनेशन का जो प्रोसेस है वो मिला है कि इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है बिटवीन द सेंटर पार्ट के अंदर में है। सेंटर पार्ट के अलावा कोई आप देखिए कि जो डोमिनेटिंग कंट्री है वो भी नहीं है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में अदर इंडिया के अलावा। तो यहाँ पे अब चाइना का जो प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है समय के साथ में, तो इंडिया के लिए वन काइंड ऑफ कंसर्न है, स्ट्रेटजिक ये चैलेंज है। ऑलरेडी हम काफ़ी बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एक थ्योरी है जिसको कि हम रीड करते हैं कि इंडिया को एन सर्कल करने का एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के चारों तरफ जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे इनके द्वारा अपने जो बेसेज हैं उनको सेटअप किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में जो ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर में कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट्स? ग्वादर पोर्ट है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी पार्ट है। इंडिया उसको कंडेम करता है या उसको अपोज करता है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा हमारा जो कश्मीर का कुछ पार्ट है जो उनके कंट्रोल के अंदर में है प्रेजेंटली, तो उस पार्ट के अंदर में आप देखिए उस पार्ट से ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास करता है। सेकेंड अगर हम बात करें एक बिग प्रोजेक्ट के बारे में तो वो श्रीलंका के अंदर में है। श्रीलंका के अंदर में जो हम्बनतोता का एरिया है, हम्बनतोता पोर्ट है, वो चाइना के द्वारा वहाँ पे सेटअप किया गया है। बांग्लादेश जहाँ पे पावर का रिमूव हुआ है और अभी रिसेंटली चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक
नया जो ट्रायुका है, एक नया ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर ऑपरेशन है, वो भी देखने के लिए मिला, वो भी इंडिया के लिए एक वन काइंड ऑफ चैलेंज है। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो चिटगांव का एरिया है, जो चिटगांव पोर्ट है, जहाँ पे मास्टर सूर्य सेन है वो अपना रिवोल्ट करते हैं 1930 के समय में, तो उसी चिटगांव एरिया के अंदर में इन्होंने अपना एक पोर्ट है उसको डेवलप किया है। ऐसा ही पोर्ट आपको म्यांमार का रखाइन स्टेट के अंदर में, म्यांमार के अलावा आप देखिए कि जो मालदीव है वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो हमारे चारों तरफ के एरिया के अंदर में इनके द्वारा इस तरीके से एनसर्कल करने का कोशिश है वो किया गया। स्टूडेंट्स, इंडिया के आप देखिए कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग एरिया में हैं, जैसे कि ओमान के अंदर में एक पोर्ट है जिसके अंदर में हमारे जो कुछ राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं इंडिया को, ओमान का जो दक्कम पोर्ट है वहाँ पे। फिर चाहबार पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर में सिचुएटेड है, बट ये हमारे जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हैं। स्ट्रेटजी का अगर हम बात करें, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग में हमें इंडियन ओशन रीजन के अंदर में हमारे मोर प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि हमारी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और गवर्नमेंट के द्वारा एक सागर मंथन है उसको भी कंडक्ट किया गया था। सागर मंथन है उसका बेसिक मैंडेट क्या था? बेसिक मैंडेट ये था कि हमारे जो मैरीटाइम रिलेशंस हैं उनको हम रिवाइवल करें। जो मैरीटाइम रिलेशन हिस्टोरिकल समय में हुआ करते थे, इंडियन ओशन रीजन में हम डोमिनेटेड कंट्री हैं। फिर हमने सागर मंथन के अलावा स्टूडेंट जब यहाँ पे मॉरिशस के विजिट के लिए जाते हैं पीएम सर, तो उनके द्वारा जो सागर का जो इनिशिएटिव था, जिसको कि अर्लियर फेज में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के रूप से हमने प्रमोट किया था, उसको हमने महासागर के रूप से इस्टेब्लिश किया, उसको हमने महासागर के रूप से इस्टेब्लिश किया गया मॉरिशस विजिट के दौरान में। अभी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को इनवाइट भी किया गया है कि आप इंडिया के लिए आइए, अपना जो इन्फॉर्मेशन बताइए, क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा महासागर इनिशिएटिव का। इंडियन ओशन रीजन के अंदर में इंडिया को अपना एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करने का ज़रूरत है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। हमारा जो सॉफ्ट कल्चरल डिप्लोमेसी है, उसके अलावा आप देखिए कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो डिप्लोमेसी है उसको भी अडॉप्ट करना होगा मेन ऑब्जेक्टिव के रूप से, जैसा हमारा सॉफ्ट कल्चरल डिप्लोमेसी को हम कैरी आउट करते हैं किसी भी एक कंट्री के साथ में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओशन रीजन के बारे में, इंडियन ओशन रीजन के बारे में, चाइना का जो इंक्रीज होता हुआ प्रेजेंस है और इंडिया के लिए जो नए इनिशिएटिव हैं। चाइना का आप देखिए कि 2017 के समय में जो अफ्रीका का हॉर्न का जो रीजन है, अफ्रीका का जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है, वहाँ पे जिबूती का जो एरिया है, जिबूती का जो एरिया है वहाँ पे अपना बेस इन्होंने सेटअप किया है। हमें भी अपना जो बेस है उसको सेटअप करना चाहिए किसी ना किसी आइलैंड कंट्री के वहाँ पे, चाहे वो डाइगो ग्रासिया का एरिया हो, मॉरिशस का एरिया हो, या आप देखिए कि जहाँ पे हमारा मोर कोऑपरेशन है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोल्हापुर का जो चप्पल है उनके बारे में है। इटालियन एक ब्रांड है जिसका नाम है प्रेदा, तो उनके द्वारा आप देखिए कि कोल्हापुरी जो चप्पल्स हैं उनका उसी के बेसिस पे जो प्रोडक्शन है उसको किया, तो वो काफ़ी कंसर्न देखने के लिए मिला था कि जीआई टैग भी है। अभी उनके द्वारा क्रेडिट है वो दिया गया है कि कोल्हापुरी जो चप्पल हैं उसी से इंस्पायर होते हुए उन्होंने ये जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे शो किया है या उसको लॉन्च किया है। कोल्हापुरी जो चप्पल हैं ये आपको मेडिवल हिस्ट्री के समय ही 12th सेंचुरी के समय में आप देखिए कि इसको मेनली प्रमोट किया गया था। उस समय में जो कल्याणी से चालुक्याज रूल किया करते थे, आप देखिए कि चालुक्य जो डायनेस्टी है वो दो जगह से रूल करती है। एक जो अर्लियर चालुक्य जो हुआ करते थे वो रूल किया करते थे आपको वातापी से, या बादामी भी हम उसको बोलते हैं कि चालुक्य ऑफ द बादामी या चालुक्य ऑफ द वातापी। बाद का जो एक फिर मिडिल पीरियड है जब राष्ट्रकूटा पावर में आते हैं, राष्ट्रकूट कुछ समय के लिए पावर में रहते हैं, चालुक्य जो अर्लियर चालुक्याज हैं उनको डिफीट करते हुए दंती दुर्गा हैं वो अपना एम्पायर को सेटअप करते हैं। बाद में आप देखिए कि अर्लियर चालुक्याज का फिर लेटर फेज आता है जिसमें वो लेटर चालुक्याज हैं जो अपना हेडक्वार्टर है वो कल्याणी के एरिया के अंदर में बनाते हैं। कल्याण आपने सुना होगा जो कि महाराष्ट्र के अंदर में ही है। तो कल्याणी का एरिया है जो महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया, और पहले वातापी का एरिया इनका हुआ करता था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो अर्लियर चालुक्याज के बारे में है। उन्होंने इनिशियल पार्ट के अंदर में कोल्हापुरी जो चप्पल हैं उनको प्रमोट किया था, कोल्हापुरी चप्पल्स के प्रोडक्शन को उनके द्वारा बूस्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेकेंडरी जो पोल्यूटेंट हैं उनके बारे में है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या हुआ? फर्स्ट आप देखिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का आप देखिए कि यूज किया गया,
फॉसिल फ्यूल्स के यूज के बाद में जो डायरेक्टली वहाँ से जो प्रोड्यूस होता है या बाई प्रोडक्ट के रूप से जिसका एमिशन देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये हैं कि उन पोल्यूटेंट्स की वजह से फिर वहाँ पे रिएक्ट करते हुए एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अमोनियम है, इसके अलावा सल्फेट है। आप देखिए कि इनको बेसिकली कुछ यहाँ पे बताया गया है कि 2.5 का जो PM2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो पोल्यूशन है उसके अंदर में इनका 1/3 जो कंट्रीब्यूशन है वो इन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का ही हुआ करता है। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से एक फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन का प्रोसेस है। फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन के रिगार्डिंग में भी रिसेंटली जो कमेटी बना था, कमेटी के द्वारा कहा गया था कि ऐसे प्लांट्स जो कि मेन एरिया के अंदर में है जहाँ पे मोर अर्बन पॉपुलेशन है उन्हीं के वहाँ पे इस तरीके का लिमिटेशन है वो लगाया जाएगा, और जो प्लांट्स हैं वो अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको वो कैरी आउट करें। तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में हमने देखा। अमोनिया के बारे में तो काफ़ी बार क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। अमोनियम है, सल्फेट है, इनके बारे में क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछ लेता है कि पोल्यूटेंट्स के पर्सपेक्ट पोल्यूशन के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन है वो हुआ ही करते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना एक रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट का नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है स्टूडेंट? जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर में वो बताया करते हैं कि कैसे मैन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंस है, कुछ 4 ऐसे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट है जो पब्लिश हुआ करती है। कौन कौन से ऐसे 4 पैरामीटर हैं? फर्स्ट है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, वुमेन्स का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो भी बेटर यहाँ पे रहे। सेकंड है एजुकेशन का अटेनमेंट, कि एजुकेशन का जो अटेनमेंट है वो यहाँ पे रहे, कि वुमेन्स जो गर्ल्स हैं वो भी एजुकेशन को अटेंड करें। थर्ड आप देखिए कि है हेल्थ एंड सर्वाइवल के रिगार्डिंग में जो आपको परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं मिलता है यहाँ पे। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, एक तो उनका अंडर वेट का सिचुएशन होना, एवरेज हम यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और फिर आप देखिए कि अंडर वेट के अलावा एनीमिया का प्रॉब्लम होना, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हैं। न्यूट्रिशनल लेवल का प्रॉब्लम तो चिल्ड्रंस के अंदर ही है। तो स्टूडेंट्स ये 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनमें जो रैंकिंग हुआ करता था वो एक स्टेबल रैंकिंग है वो देखने के लिए मिला है। बट ऐसा क्राइटेरिया जिसमें हमारा बेटर परफॉर्मेंस होता था, पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है, कि जो वुमेन्स है उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जिसका कि आपको बेसिकली आप देखिए कि बेटर परफॉर्मेंस एवरी ईयर के अंदर में होता था, उसमें हमारा रैंकिंग है वो डिक्लाइन हुआ है। अब रैंकिंग डिक्लाइन हुआ तो ओवरऑल रैंक के ऊपर में इफेक्ट हुआ। 131 रैंक आया है, दो रैंकिंग हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर में जो रैंक है वो क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हुआ? अभी तो हमने वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है उसको भी पास किया है, बट आप देखिए कि जब जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए लास्ट ईयर, तो जनरल इलेक्शन के बाद में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनका जो संख्या है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। पहले 78 हुआ करता था, अब 74 हैं। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हैं उसके अंदर में वुमेन मिनिस्टर्स हैं, उनका संख्या यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं कंट्री के अंदर में जहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं है, मीन्स कोई भी वुमेन है वो मिनिस्टर है वो नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स जब वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनको कि रिजर्व कर दिया जाएगा वुमेन के रिगार्डिंग, तो क्या यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल वुमेन्स का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंक्रीज होगा? तो बेसिकली आप ये देखिए कि सरपंच का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें वुमेन्स को रिजर्वेशन हमने लोकल बॉडीज़ के अंदर में ग्रांट किया, उसी का सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स आपको मिलेगा इनिशियली पार्ट के अंदर में। तो कि जो डोमिनेंट फैमिलीज़ हैं, जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, वो अपने ही लोगों को आप देखिए कि अपना ही जो वुमेन मेंबर हैं उनको बेसिकली इलेक्शन के लिए वो वहाँ पे फील्ड करेंगे इलेक्शन को, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उस एरिया के अंदर में। फिर जैसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में सरपंच पति कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं, वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड रहेगा। बट कुछ आप देखिए कि ओवर द ईयर्स कुछ ऐसे भी जो वुमेन सरपंच हैं वो निकल के आए हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका खुद का विल पावर था कि वो पॉलिटिक्स के अंदर में पार्टिसिपेशन है वो करें, तो ओवर द ईयर्स वो यहाँ पे बेनिफिट करेगा। जैसे राजस्थान के अंदर में आप देखिए कि नौरती बाई हैं, छवि राजावत हैं, नीरू यादव हैं, ये ऐसे कुछ हमारे वुमेन सरपंच हैं जिनको कि यूएन के वहाँ पे भी इनवाइट किया गया था। यूएन के वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो
एड्रेस है वो किया था कि कैसे उन्होंने अपने विलेज को ट्रांसफॉर्म किया है, विलेज की रिगार्डिंग में चेंजेस हैं वो लाई हैं। तो ये बेसिकली हमने जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में देखा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपोर्टेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया था, फिर बाद में उनका वेल इस्टेब्लिश हुआ, तो इस्टेब्लिश होने के बाद में उनको वापस से लाया गया है। डिपोर्टेशन आप देखिए कि प्रोसेस के रिगार्डिंग में इसको स्पीडी वे के अंदर में भी करने के बारे में कहा गया है, बट मिसकंसेप्शन है, र्यूमर्स हैं कि जो बंगाली स्पीकिंग पीपल्स हैं उनको एक इलीगल वे के अंदर में भी कंसीडर कर लिया जाता है काफ़ी बार कंट्री के अंदर में। तो इस तरीके से भी आप देखिए कि इश्यूज हैं वो इंक्रीज हुआ है। तो इसको टैकल कर बेसिकली यहाँ पे हमारे जो फॉरेनर हैं उनकी रिगार्डिंग में क्या लॉज एप्लीकेबल हैं। फॉरेन ट्राइब्यूनल का जो लॉ है 1946 है, फिर 64 का है। तो उस एक्ट के थ्रू जो फॉरेनर्स हैं उनको गवर्न किया जाता है कि जो लोकल ऑफिशियल हैं उनके लीडरशिप के अंदर में फॉरेन ट्राइब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। उनको अपना जो फैमिली ट्री है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना होगा, और उसी के बाद में उनको डिफ़ॉल्ट वोटर या फॉरेनर जो पर्सन है उसके रूप से डिक्लेयर किया जाएगा अगर वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। एक स्टूडेंट से यूएस का जो स्ट्राइक किया गया था ईरान के वहाँ पे, तो उसके बारे में भी एक आर्टिकल है वो मेंशन था। एक आर्टिकल बांग्लादेश के बारे में भी था कि बांग्लादेश से जो इंडिया के लिए ट्रेड होता है उसके रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हैं कि मिसाइल के बारे में है कि होती रेबल्स जो कि कहाँ से कहाँ पे उनका डोमिनेशन है, यमन के वहाँ पे उनका डोमिनेशन है। होती रेबल्स के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया है इजराइल के वहाँ पे उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, इजराइल ऑफिशियल्स का ये डिस्कशन है। साउथ अफ्रीका के बारे में है कि साउथ अफ्रीका के अंदर में जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसको जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया था उन्होंने नेशनल डायलॉग प्रोसेस से विड्रॉल किया है। साउथ अफ्रीका के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है तो इनका एक 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका के अंदर में। कौन कौन से कैपिटल हैं स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि प्रिटोरिया है। 2 कैपिटल आप पता करना। कुछ 2 ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इसके सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये अफ्रीका का सदर्न पार्ट है और इस पार्ट के अंदर में जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है वो सिचुएटेड है। साउथ अफ्रीका के इनसाइड एरिया के अंदर ही 2 कंट्रीज हैं। एक कंट्री तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया के अंदर में है, कम्प्लीटली इनसाइड द साउथ अफ्रीका है। एक कंट्री सपोज कीजिए यहाँ पे है। 2 कंट्री हैं जो भी इनसाइड द साउथ अफ्रीका के टेरिटरी के अंदर में सिचुएटेड हैं। जैसे इटली के वहाँ पे भी सिचुएटेड हैं ऐसे ही कंट्रीज। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने पोप के बारे में डिस्कस किया था वन मंथ बैक के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 कंट्री कौन से हैं साउथ अफ्रीका के अंदर में। ये 2 कंट्री हैं वो हैं, एक तो है स्टूडेंट स्वाजीलैंड, एक तो है स्वाजीलैंड, और एक कंट्री है लिसोतो, एक कंट्री है लिसोतो। स्वाजीलैंड एंड लिसोतो 2 कंट्री हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओडेसा नाम का जो सिटी है, ओडेसा नाम का जो सिटी है, नाम याद रख लेना क्योंकि यूपीएससी काफ़ी बार पूछ लेता है कुछ सिटीज़ के बारे में और कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है ये तो बेसिकली। तो वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक किया गया है यूक्रेन के द्वारा। हंगरी का जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहाँ पे प्राइड मार्च को कैरी आउट किया जाएगा। जो हमारी एलजीबीटी कम्युनिटीज़ हैं, एलजीबीटी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैं, उनके द्वारा उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, उनको कैसे भी वहाँ पे डी रिकॉग्नाइज करने का कोशिश ना हो। और जून के मंथ में समय में आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो प्राइड मार्च है वो कैरी आउट होता है। काफ़ी बार जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट आप देखिए कि कभी जब हमारे कंट्री के अंदर में जो सती प्रथा जब एग्जिस्ट किया करती थी तो लोगों ने उसको भी इसी तरीके से रजिस्ट किया होगा जब उसको बैन किया गया था 1829 के समय में कि ये जो हमारा सोशल प्रैक्टिस है। बट ओवर द ईयर्स आपको देखने के लिए मिलता है कि आप देखिए कि किस तरीके से इनह्यूमन प्रैक्टिस हुआ करता था वो वहाँ पे। इंडिपेंडेंस के बाद में भी लोगों के माइंड सेट के अंदर में इस तरीके से वो प्रैक्टिस आ गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे सती का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला था। 1989 के समय राजस्थान में एक गाँव है दिवराला, राजस्थान में एक विलेज है दिवराला, जहाँ पे ये हुआ था ये इंसिडेंट 1987 या 88 के समय में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब उसको बैन किया गया ओवर द ईयर्स जब लोग उसको समझने लगे हैं उस प्रैक्टिस के बारे में, ऐसे ही यहाँ पे प्राइड जो मार्च एलजीबीटी कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में है कि ओवर द ईयर्स समझ में आएगा कि ये जो लोग हैं उनका भी, चाहे वो कितना भी कम परसेंटेज हो, कितने भी कम नंबर्स हों, उनके भी राइट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। हमारे कोर्ट के द्वारा भी इसी तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि नंबर्स कम हैं। जो पहले उन्होंने जो सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर में नहीं किया था, फिर नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में उनको डिक्रिमिनलाइज है वो कर दिया गया उनका स्टेटस। ईरान के वहाँ पे जिन लीडर्स का डेथ हुआ था उसके इनके फ्यूनरल के बारे में है, गजा स्ट्रिप के बारे में है, इजराइल पीएम के बारे में है।
ये जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूअस है, काफ़ी बार हमने लोकेशन देख लिया। यहाँ पे आप देखिए कि द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो फ़ोटो को शो करता है। संडे का जो न्यूज़पेपर है लास्ट पेज के ऊपर में योगा का फ़ोटो यहाँ पे शो किया गया है कि 21 जून का जो डे है जिसको कि हम योगा डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। अब आप देखिए कि योगा डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, योगा करते हुए लोग को भी शो किया गया। योगा का जो मेन थीम है वो क्या था, योगा फॉर द आप देखिए कि जो ग्लोबल वर्थ है हेल्थ के रिगार्डिंग में उसको बताया गया था, उसका जो मेन थीम है। तो ये बेसिकली उसके बारे में है। अब यहाँ पे 21 जून के बाद में एक जोग्राफिकल फीचर आप बताना कि अब जो डे का जो लेंथ है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में, अब डे का जो लेंथ है, डे का लेंथ आप देखिएगा, आप अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में रहते हो तो आप इजीली इसको ऑब्जर्व करोगे कि जो जो वहाँ पे सनसेट का जो समय है या जो अंधेरा होना जो स्टार्ट होता है समर के समय में, वो 7:30 या 7:45 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के नियर बाई एरियाज के अंदर में। अब आप देखिए कि धीरे धीरे ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिकली 21 के बाद में हमारा जो डे का जो लेंथ है वो रिड्यूस होता है और डे और नाइट एक इक्विवेलेंट को अचीव करते हैं इक्विनॉक्स के समय में। फिर आप देखिए कि वहाँ पे डे का टेम्परेचर सॉरी डे का जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस होगा फिर से और फिर इंक्रीज होगा। ये कम्प्लीटली एक साइकिल है जो हम ऑब्जर्व किया करते हैं एवरी मूवमेंट, अर्थ का जो मूवमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से भी होता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी